संसद का चालू बजट सत्र अपने समापन की ओर है। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते ज्यादातर वक्त हंगामे की भीड़ चढ़ गया। आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। बुधवार को भी विपक्षी दलों के सदस्य अडानी मामले को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि हंगामे के बीच कोस्टल एका कल्चर अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया। आज पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। रामनवमी की तरह किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें साफ निर्देश दिया गया है कि हनुमान जयंती के दिन राज्यों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार जहां अलर्ट मोड पर है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती पर भी रामनवमी जैसी हिंसा की आशंका जाहिर की है। पूर्वी मिदनापुर जिले में प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम बजरंगबली का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनके नाम पर कोई तनाव या हिंसा नहीं चाहते। किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि केंद्र सरकार के रुख को ध्यान में रखें और आगामी पंचायत चुनाव के साथ 2024 के आम चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाएं। हनुमान जयंती पर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य में कोलकाता, हुगली, बैरकपुर में 3 कंपनी केंद्रीय बल की तैनात की गई है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सरकार को सख्त नसीहत दी थी। साथ ही कहा था कि राज्य पुलिस अगर हालात को संभालने में विफल रही तो केंद्रीय बलों की मदद ली जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हुगली के रिरसा में हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है। ज्यादातर दुकानें और इंटरनेट सेवा भी बंद है। वहीं दिल्ली में भी हनुमान जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दिया। इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली पुलिस को विश्व हिंदू परिषद ने लेटर लिखा है। वैसे वीएचपी की ओर से शोभा यात्रा की जारी सूची में जहांगीरपुरी का वो मार्ग भी शामिल है, जहां पिछले साल हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर इलाके में शांति बाधित हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री आज फिर गुजरात जाएंगे। खास बात यह है कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और अमित शाह यहां के सालंगपुर और अहमदाबाद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो आज एक बैठक कर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अक्सर सालंगपुर परिवार के साथ कष्टभंजन हनुमान दादा के दर्शन करने जाते हैं और आज भी जाएंगे। गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह 54 फीट बोर्ज की विराट हनुमान जी दादा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आज 6 अप्रैल है और बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में बड़े आयोजन करेगी। सुबह 9:30 बजे बीजेपी के सभी सांसद बाल योगी ऑडिटोरियम में जुटेंगे। देश भर में 8,30,000 बूथों पर कार्यकर्ता, बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को पीएम मोदी सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वॉल पेंटिंग राइड की शुरुआत करेंगे। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के नारों को दीवारों पर लिखेंगे। आज बीजेपी 43 साल की हो गई है। आगामी 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच अनुसूचित जाति के वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सभी बीजेपी कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। 8 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा जनजाति बाहुल क्षेत्र में सम्मेलन करेगा। किसान मोर्चा 9 अप्रैल को जन जागरण अभियान चलाएगा। 10 अप्रैल को महिला मोर्चा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सहभोज होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। बुधवार को ही बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज लिस्ट जारी होगी और चुनाव समिति की दोपहर 2:30 बजे फिर बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। सीईसी बाकी बची सीटों पर आज दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला करेगी। वहीं सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शिवसेना और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी आज कल्याण में स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन करने जा रही है। शिवसेना बीजेपी राहुल गांधी के बयान का विरोध करने और स्वतंत्रता नायक सावरकर का महिमा मंडन करने के लिए सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है। इस पृष्ठभूमि में कल्याण पश्चिम में भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। ये गौरव यात्रा कल्याण पश्चिम के खड़कपाड़ा से शुरू होकर बिरला कॉलेज से रोड होते हुए गौरीपाड़ा तालाब क्षेत्र में खत्म होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा, जिसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। ये खुदरा मुद्रास्फीति को कम करने और वैश्विक साथियों के साथ तालमेल बनाए रखने के दबाव में किया जा सकता है। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2023-24 में MPC की 6 बैठक करेगा। केंद्र सरकार ने RBI को ये सुनिश्चित करने के लिए काम सौंपा है कि खुदरा मुद्रास्फीति दोनों तरफ से 2% के मार्जिन के साथ 4% पर बनी रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना आदेश सुना सकता है। हालांकि ईडी की ओर से सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया गया है। ईडी की ओर से दलील दी गई है कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है, साथ ही इससे जांच भी प्रभावित होगी। हाई कोर्ट ने ईडी और सत्येंद्र जैन के वकील की दलीलों को सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने साल 2022 में मई के महीने में गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें आपराधिक साजिश का सूत्रधार बताया था। इसके बाद न्यायिक हिरासत में चल रहे सिसोदिया ने हाई कोर्ट की जमानत में गुहार लगाई। नई शराब नीति को लेकर सिसोदिया पर CBI और ED की ओर से केस चल रहा है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तारी के बाद उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें करीमनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। बंदी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। बंदी संजय को पुलिस ने SSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बंदी संजय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गडकरी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। आगामी चुनाव तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से दून तक का सफर केवल 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख के इनामी अब्दुल कवी ने CBI की स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब्दुल कवी माफिया अतीक अहमद और अशरफ का बेहद करीबी शूटर है और राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। अब्दुल कवी को पिछले 18 साल से पुलिस, SOG, CID और CBI की टीम नहीं पकड़ सकी थी। आखिरकार उसने सबको चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमेशपाल हत्याकांड के बाद अब्दुल कवी पर दोबारा कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। हिंसा में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हिंसक झड़प मामले में अब तक कुल 55 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के बीच DGP भी सासाराम पहुंचे और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। वहीं एहतियात के तौर पर 93 संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी तरह की अफवाह को लेकर सासाराम में लगातार इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के असम के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दोपहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी, जहां वो जीप सफारी करेंगी और भारत में हाथियों के संरक्षण विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। दूसरे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। गज परियोजना के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को राष्ट्रपति तेजपुर जाएंगे और अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले सुखोई 30 विमान में उड़ान भरेंगी। देश के साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिविटी रेट 26% को पार कर गई है। वहीं मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 15% दर्ज की गई थी। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 1795 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारी की गई है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक तैयारियां पर की जा रही हैं।
बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार बांटे। इस मौके पर पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर MM करीम से लेकर दिलीप महालिनाविस को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। संगीत निर्देशक MM किरावानी, जिन्होंने नाटू नाटू गीत के लिए भारत का पहला ऑस्कर जीता, वहीं शाह रशीद अहमद कादिर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि OTT में क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी परोसा नहीं जा सकता। अब इस प्लेटफॉर्म से वल्गैरिटी को दूर करना होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें इस तरह का कंटेंट OTT पर परोसना होगा जिसे लोग देख सके। सूचना प्रसारण मंत्रालय और अमेजन के बीच करार हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म पर अमेजन एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसमें OTT पर काम कर रही इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार करना है। FTII और SRFTI के छात्रों को अमेजन अपने OTT कंटेंट में ट्रेनिंग और इंटर्नशिप मुहैया कराएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला पुलिस स्टेशन से भागे लश्कर के 2 आतंकवादियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, उत्तरी कश्मीर के बारामूला पुलिस स्टेशन से भागते समय लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों का CCTV फुटेज सामने आया था, जिसमें आतंकवादी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं फरार होने वाले आतंकियों के नाम मारूफ नजीर सोलेह और शाहिद शौकत बाला है। हालांकि पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान और छापेमारी शुरू की थी, साथ ही लोगों से भी मदद ले रही थी। बता दी, ये दोनों आतंकी बारामूला में शराब की दुकान पर हुए हमले की वारदात में शामिल थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने सोने की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, अबू धाबी से चेन्नई आए एक यात्री को जांच के लिए रोका गया। वहीं जांच में उसके पास से 1796 ग्राम सोना मिला, जिसे सीज किया गया है। इस सोने की बाजार में कीमत 95.15 लाख रुपए है। दरअसल ये यात्री सोने को एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर छिपा कर लाया था। फिलहाल यात्री से ये सोना कस्टम एक्ट के तहत जब्त किया गया है और यात्री से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा जिला केंद्रीय सरकारी बैंक कर्मचारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पैसे निकालने को लेकर हुए विवाद पर विधायक बृहस्पति सिंह ने केंद्रीय बैंक समिति के क्लर्क और गार्ड के साथ मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला केंद्रीय सरकारी बैंक समिति के संगठन ने संज्ञान लेते हुए सरगुजा IG को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस पूरे मामले में विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। असम में करीमगंज जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास 20,000 यामा टैबलेट को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने ड्रग अपराधी अब्दुल खालिक के घर पर छापा मारा तो घर से लगभग 2.095 किलोग्राम वजन वाली 20,000 यामा की गोलियां बरामद की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ की बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर IPL 2023 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 192 रन ही बना सकी और 5 रन से मैच हार गई। पंजाब के लिए शिखर धवन ने नाबाद 86 और प्रभव सिमरन सिंह ने 60 रन बनाए। वहीं राजस्थान की ओर से सैमसन ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। हेटमायर ने 36 रन की पारी खेली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत कड़े मुकाबले में 4 साल की अवधि के लिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है। भारत को ये कामयाबी तब मिली है जब चीन और दक्षिण कोरिया अभी भी एशिया प्रशांत श्रेणी से बाकी सीट से निर्वाचित होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत की जीत बड़ी है और उसे 53 में से 46 वोट मिले हैं। भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए।